Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty and welcome you to the video lecture of Pioneer School Pattern. आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं और इसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर. ओके गाइस, तो आप लोग एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस कर चुके हैं चैप्टर 5 के. लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर ले में. मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर्स करवा दिए हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक फॉर इट, दैट इज वर्क. ओके, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड क्वांटिटीज हैं और हम लोग वर्क से स्टार्ट करते हैं. 9th क्लास में भी ये इसी नाम से आपको चैप्टर रहा होगा कभी, वर्क. व्हाट इज वर्क? ओके गाइस, सो व्हेन समथिंग इज डन, जब भी कुछ किया जाता है तो जनरल लैंग्वेज हम कहते हैं कि वर्क हुआ है. ओके, लाइक आप लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी है. बट फिजिक्स के केस में वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन देयर इज डिस्प्लेसमेंट बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. जब भी कोई फोर्स अप्लाई होने पर कोई डिस्प्लेसमेंट होगा तब वहाँ पर वर्क होगा. ओके, यानी कि फॉर एग्जांपल सपोज दैट आप एक दीवार को धक्का देते रहे, ओके, बट वो दीवार डिस्प्लेस नहीं हो रही, तो इसका मतलब वर्क डन नहीं हुआ. भले ही आपने बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करी अपनी, बट वर्क डन इज जीरो. ओके गाइस, तो ऐसे स्पेशल केसेस भी है कुछ जिनमें वर्क डन हमको लगता है जनरल लैंग्वेज में या जनरल हमारे बिहेवियर में हम कहते हैं कि वर्क हो रहा है, बट वहाँ पर वर्क डन जीरो रहता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग. ओके गाइस, तो व्हाट इज वर्क? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी displaces it in the direction of force applied. A force acts on a body and the body moves through some distance in the direction of force applied. Work is said to be done when a force applied on a body moves it by some distance in the direction of force applied. सिंपल डेफिनेशन तो यही है. ओके, जब भी कोई बॉडी जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए तो वर्क होना कहते हैं. ओके गाइस, सो सिंपल इन अदर वर्ड्स अगर ऐसा कहा जाए तो जो वर्क होता है वो वर्क फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, ओके गाइस, तो ये वर्क का नॉर्मल फॉर्मूला है. अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, तब आपका वर्क जो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W इज इक्वल्स टू F इंटू एस. ओके गाइस, बट क्योंकि हम लोग फिजिक्स में क्रॉस मीन्स वेक्टर के लिए यूज़ करते हैं, तो मैं आपको इसको और थोड़ा समझा देता हूँ कि वर्क जो होता है, वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. तो आप यहाँ क्रॉस यूज़ ना करें, आप क्या यूज़ करें, डॉट यूज़ करें. ओके, इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. और क्योंकि फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही स्केलर हो सकता है. ओके गाइस, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज जूल. इसकी SI यूनिट क्या होती है? जूल होती है. ओके गाइस, तो यहाँ पर जूल को J से लिखा जाता है. ओके गाइस, तो अगर नॉर्मल सी बात की जाए यहाँ पर इसी फॉर्मूले को देखते हुए, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन
मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। ओके गाइस, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 जूल 1 न्यूटन मीटर होता है। ओके गाइस, नाउ इसके साथ ही एक और चीज़ बता देते हैं, जैसे एसआई यूनिट वर्क का क्या है, जूल है, वैसे ही जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, ERG, अर्ग। जैसे फोर्स का डाइन होता है सीजीएस में, वैसे ही वर्क का क्या है, अर्ग है। ओके गाइस, तो 1 अर्ग जो होता है, 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन, फोर्स की जगह क्या लिखना है, डाइन, इंटू 1 सेंटीमीटर। ओके गाइस, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। तो इस पूरे यानी कि जूल और डाइन में अगर रिलेशन निकालते हैं हम लोग, जूल और डाइन में, सॉरी जूल और अर्ग में, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ओके गाइस, ये आप जो डायमेंशनल सिस्टम में पढ़ा है आप लोगों ने, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी आपने देखा होगा। ओके गाइस, नाउ वी विल गो टू दिस कंसेप्ट कि ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया गया है और डॉट प्रोडक्ट से इस पर क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। ओके गाइस, सो थोड़ा सा इस फॉर्मूले को मैं और पिक्चराइज करता हूँ आपके सामने। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेवे थ्योरेटिकल पार्ट का, और वर्क W इज इक्व टू F डॉट S है। ओके गाइस, ये आपको पहले से अभी बता दिया था। तो ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी और ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, सो अगर इसको ओपन किया जाए तो FS कोस थीटा आएगा। ओके गाइस, ये क्या दिखाता है, वेयर थीटा is angle between force and displacement, where theta is angle between force and displacement. Okay guys, so ये fs cos थीटा में इस थीटा की डिफरेंट वैल्यू के लिए इस फोर्स की सेम फोर्स रखे, सेम डिस्प्लेसमेंट रखे, लेकिन थीटा अगर डिफरेंट होगा तो उसके लिए वर्क की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके गाइस, तो वी विल गो टू दैट कॉन्सेप्ट कि स्पेशल केसेस ले रहा हूं मैं, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्क क्या है, टाइप्स ऑफ वर्क के क्या क्या टाइप्स है, इस टॉपिक में भी इसको समझ सकते हैं आप लोग, और स्पेशल केसेस हैं इसके थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। तो देखिए आप लोग यहाँ पे कि सपोज दैट हमारे पास थीटा जो है वो 0 डिग्री है। ओके गाइस, फर्स्ट केस ले रहा हूँ मैं, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि बोथ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। लाइक कोई बॉडी है m मास की, उस पर F फोर्स अप्लाई किया और ये S डिस्प्लेसमेंट कवर अप करती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है। ओके गाइस, तो आपका विच इम्प्लाइज W इज इक्वल टू FS कोस 0, क्योंकि थीटा क्या है आपका 0 है। ओके गाइस, यहाँ तक अपना क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई हो रहा था इस पर, S डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है। तो आपका FS जो आया है वो कोस 0 आपका कितना होता है 1। ये आपका मैक्सिमम वर्क कहलाता है। मैक्सिमम वर्क तभी होगा जब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ओके गाइस, नाउ यहाँ पर 0 से लेकर के अगर 90 से छोटा एंगल रहता है, क्या एंगल, 0 से लेकर के 90 से छोटा एंगल, इफ थीटा इज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ओके, मीन्स आप ऐसा भी कह सकते हैं कि थीटा लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू तो 0 डिग्री और लेस देन 90 हो। तो ये जो केस है
वो पॉजिटिव वर्क का केस कहलाता है। यानी कि फर्स्ट टाइप जो है वो पॉजिटिव वर्क का, मतलब वर्क के जो टाइप्स हैं उसमें फर्स्ट टाइप क्या है, पॉजिटिव वर्क। कौन सा वर्क, पॉजिटिव वर्क। सो पॉजिटिव वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन थीटा इज बिटवीन 0 to 90। ओके, 0 डिग्री पर मैक्सिमम वर्क वो पॉजिटिव ही है क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस में आ रही है। ओके, और 90 डिग्री से छोटे जो भी एंगल होते हैं उसमें कोस की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क इज पॉजिटिव वर्क। ओके गाइस, लाइक किसी चीज़ को आप पुश कर रहे हो, एग्जाम्पल क्या हो गए इसके, एग्जाम्पल पुशिंग अ टेबल, ठीक है, उसमें जो वर्क होगा वो क्या कहलाएगा, वर्क डन इन पुशिंग अ टेबल, इन पुशिंग अ टेबल, ठीक है। और क्या है इसके अलावा, आप कोई भी चीज़, जैसे हम लोग किसी को टाई करके ले जा रहे हैं, खींच रहे हैं, भले किसी एंगल पे खींच रहे हैं, लाइक ऐसा कि ये बॉडी है, इस पर F फोर्स लगाया और ये इस तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट S है, इसके बीच में थीटा एंगल है, तो भी ये पॉजिटिव वर्क होगा। इसका F का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, F कोस थीटा। इस वजह से आपका आंसर क्या आया, FS कोस थीटा आया। समझ में आ गया आप लोगों को बात, कि ये जो फॉर्मूला आया है वो इस केस से आया है हमारे पास, कि अगर किसी बॉडी पर F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उसका इस तरफ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, F कोस थीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आ रहा है। और इसमें किसी भी चीज़ को आप पुश करते रहेंगे, खींचते रहेंगे, खींचने में भी पुलिंग अ कार्ट, किसी कार्ट को खींचते हैं तो उसमें भी क्या रहेगा, पॉजिटिव वर्क रहेगा, वर्क डन इन पुलिंग अ कार्ट। तो इस तरह से जो भी आप केस समझ पा रहे होंगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, हम किसी भी चीज़ को खींचते, धक्का देते, तो वर्क डन क्या कहलाता है, जब एंगल क्या हो, 0 के बराबर या उससे बड़ा और 90 से छोटा होता है, तब उसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं। नाउ सेकंड केस देख रहे हैं आप लोग, कि इफ थीटा एग्जैक्टली 90 हो, इफ थीटा इक्वल्स टू 90, तो वर्क क्या होगा आपका, FS कोस 90। ओके गाइस, और ये आपका कोस 90 क्या होता है, 0, तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, सिंस कोस 90 0। ओके गाइस, तो ये कहलाता आपका जीरो वर्क। और ये कब पॉसिबल होता है, ये तब पॉसिबल होता है जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ओके गाइस, फोर्स नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किसी भी तरफ एक दूसरे से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब ऐसा केस रहता है। ओके गाइस, थीटा 90, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो सकता है, फोर्स इधर हो सकता है। ऐसा कोई भी केस जिसमें इट इज नोन एज जीरो वर्क। ओके गाइस, सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझते जाइएगा आप लोग, कि जीरो वर्क में एग्जांपल लेता हूं मैं आपके पास। एग्जांपल, जब अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, वर्क डन इन रिवॉल्विंग अर्थ अराउंड सन। ओके गाइस, तो जब अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो उसका सर्कुलर मोशन अपन कंसीडर करते हैं ऑलमोस्ट। तो ये जो अर्थ है और जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो अंदर की तरफ लगता है और डिस्प्लेसमेंट इसका बाहर की तरफ परपेंडिकुलर टेंजेंटली। तो ये इन दोनों में एंगल 90 होने की वजह से वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को। इसमें ही एक एग्जांपल और लेते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट वेट। जो वेट होता है वो नीचे की तरफ लगता है और कुली अगर ऊपर, सिर पे कोई वजन रख के कुली, आप फिजिक्स की बुक को टटोलिएगा, उसमें पढ़िएगा कि कोई कुली अगर सिर पर कोई सामान को उठा के ले जा रहा है तो उसका जो बॉडी का वेट किधर, यानी कि उस लगेज का वेट किधर लगता है, नीचे, और उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ से होता है, तो उस वेट के अगेंस्ट वर्क डन भी 0 होता है क्योंकि उसका थीटा भी क्या रहता है, 90 रहता है। ओके गाइस, तो एग्जांपल है वर्क डन इन रिवॉल्विंग अर्थ अराउंड सन, और ऐसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसका भी वर्क डन क्या है, 0 है। अगर कोई एथलीट सर्कुलर पार्क पर रोटेशन पूरा कर रहा है तो उसका वर्क डन भी क्या है, मतलब एक रोटेशन के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या ले लेते हैं हम लोग, 0। तो ऐसे सभी केसेस में जहाँ पर या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है या आपका थीटा 90 है, तो उस केस में वर्क डन क्या रहेगा, फिजिक्स के अकॉर्डिंग 0 रहेगा।
क्या आपको पता है कि जैसे वो जो कुली है वो सामान लेके जा रहा है, उसका वर्क डन, रियल लाइफ में तो हमने कहा है कि उसने काम किया है, बट क्योंकि उसका वेट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, और उसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, ओके, तो 90 होने की वजह से फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो वर्क डन क्या है, 0 है। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क। सेकंड टाइप ऑफ वर्क क्या हो गया, जीरो वर्क। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लेवे इसका, और थ्योरेटिकली आप लोग एग्जाम्पल वगैरह लिख सकते हैं अच्छे से और भी। नाउ नेक्स्ट है नेगेटिव वर्क, यानी कि थीटा जब 180 हो एग्जैक्ट तो कोस 180 -1 होता है, और थीटा 90 से जब भी ग्रेटर रहता है 180 के बीच में, तब भी आपका जो कोस की वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। ओके गाइस, तो थर्ड केस ले रहा हूँ मैं यहाँ पर कि इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके गाइस, देन W इज इक्वल्स टू FS कोस 180, और सिंस कोस 180 जो होता है वो आपका -1 होता है। ओके गाइस, तो W इज इक्वल्स टू -FS आ गया, क्या आ गया, -FS। ये आपका कहलाता है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क वही है बट उसकी वैल्यू नेगेटिव, फोर्स से अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होता है। डायग्राम देखिए आप इसका, लाइक ये कोई बॉडी है, मास m है इसका, आपने इसको इधर पुल किया है तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो अपोजिट लगेगा। ओके, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट आपने इधर पुल करके इधर क्या किया, इसका s इधर है, उसको आप इस तरफ ले आए। ओके गाइस, तो ये जो s डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें फ्रिक्शन हमेशा क्या कर रहा था, उसका अपोज कर रहा था, मोशन को क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। तो एग्जाम्पल जो इसका हो गया वो है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन when a body is moving on rough surface। जब कोई बॉडी रफ सरफेस पर मूव कर रही है, ठीक है, स्ट्रेट रोड है कोई जो रफनेस उसका कंसिडर कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या कहलाएगा, वो नेगेटिव वर्क कहलाता है। ओके गाइस, क्योंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आगे, आप बॉडी को उधर खींच रहे हैं, फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या कहलाएगा, नेगेटिव वर्क कहलाएगा। सो व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा क्या है, 90 से ग्रेटर है, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, देन वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव। ठीक है, ओके गाइस, तो जैसा कि हमको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव रहता है, तो आपको मोस्टली थीटा 0 से 180 के बीच में रहता है। ओके गाइस, और उसके अलावा भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को देख के आप पॉजिटिव नेगेटिव वर्क कंसिडर कर सकते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट अभी क्या देखा है आपने, इस टॉपिक को हम नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग लेते हैं। नेचर ऑफ वर्क वो 3 तरह का है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हर टाइप का थ्योरेटिकली आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए कि जैसे पॉजिटिव वर्क तो हर चीज़ जिसको हम खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव वर्क है। बट जीरो वर्क वो है जहाँ पर हम, जो सेकंड केस है वो किसका है, जीरो वर्क का है, जीरो वर्क का, जिसमें एंगल 90 बन जाए, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, या फोर्स जीरो हो जाए, या एंगल 90 हो जाए, वो सभी किस में आएंगे, जीरो वर्क में आएंगे। लाइक आप घर से निकलिए, घूम के वापस घर पे ही आ जाइए, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो, तब भी आपका वर्क डन जीरो होगा। बट यहाँ पर थीटा 90 के कंसेप्ट से हम वर्क डन जीरो बोल रहे हैं। ओके गाइस, आप कुछ काम आप फोर्स अप्लाई मत करिए तो भी वर्क डन क्या होगा, जीरो। बट यहाँ पर मैंने आपको नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एंगल एक्सप्लेन किया है। ओके गाइस, नाउ देर आर सम अदर यूनिट्स ऑफ फोर्स, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने फोर्स का जो यूनिट है केजी वेट, जैसा हम लोग कहते हैं, केजी वेट मीन्स 1 केजी पर ग्रेविटी का जो फोर्स लगता है, जिसको 9.8 न्यूटन लेते हैं, वो केजी एफ या केजी वेट फोर्स का यूनिट है। वैसे यहाँ पर भी कुछ स्पेशल यूनिट्स और है।
तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क भी लिख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, आप लोग m1 L2 T-2, ये आपको पता है, डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर 2 से आपको बताया था। और यूनिट्स ऑफ फोर्स उनकी भी बात कर लेता हूँ मैं साथ के साथ, जो आपको बता दिया पहले। ऐसा यूनिट क्या है? यूनिट्स ऑफ वर्क, यूनिट्स ऑफ वर्क। ऐसा यूनिट जूल है इसकी, ओके, जूल। सीजीएस यूनिट अर्ग, ये भी बता दिया आपको पहले, ओके। नाउ एक यूनिट है ग्रेविटेशनल यूनिट, जिसमें 1 kg मीटर लेते हैं, ओके। यूनिट ऑफ वर्क कभी स्पेशल केसेस में आपको पूछ सकते हैं ऐसे ही, जब जूल और इनको कंसिडर नहीं करें तो हम एक यूनिट लेते हैं 1 kgm, kg मीटर, ठीक है। तो वो आपका 1 kg बॉडी को ग्रेविटी में 1 मीटर से डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क डन होता है, ओके। तो 1 kgm क्या है? तो 1 kgf मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, ओके। तो 1 kgf को अपन 9.8 न्यूटन लेते हैं, इंटू 1 मीटर करेंगे तो 1 kgm की वैल्यू 9.8 जूल आ जाएगी, ओके गाइस, समझ में आ गया। 1 kg की बॉडी को ग्रेविटी में 1 मीटर मूव करने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क डन होगा उसको अपन 1 kgm कहते हैं, ओके गाइस। नाउ यही वैल्यू सीजीएस में कितनी होगी? तो इन सीजीएस ये एसआई सिस्टम में है, इन सीजीएस 1 ग्राम सेंटीमीटर, ओके गाइस। 1 ग्राम सेंटीमीटर जो होता है वो आपका 1 ग्राम एफ, मतलब 1 ग्राम पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर होता है। इसको अगर देखें तो 980 अर्ग रहता है। कितना रहता है? 980 अर्ग, ओके। तो अगर ऐसा देखा जाए तो ये हमारे पास दोनों रिलेशन, आप जब क्वेश्चन में अगर आपको किलोग्राम में मास नहीं दे रखा है और ग्राम में दे रखा है तो आपको सीजीएस सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। तो 1 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 ग्राम की बॉडी को ग्रेविटी में 1 सेंटीमीटर मूव करने पर जो वर्क डन होता है वो आपका 980 अर्ग होता है, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं हम लोग कि 1 kgm और उसमें अर्ग में क्या रिलेशन है। तो 1 kgm इज इक्वल टू 10⁵ अर्ग, ओके गाइस। ये आप इन दोनों को डिवाइड करके भी देख सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, ओके गाइस। इन दोनों में रिलेशन है, ध्यान रखिए। जूल और अर्ग में रिलेशन नहीं है। जूल और अर्ग में तो क्या रिलेशन था? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ये आपको पहले बता दिया था, ओके गाइस। नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन 1 kgm, 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर से ग्रेविटी में मूव करने में जो वर्क डन होता है उसमें, और 1 ग्राम मास को 1 सेंटीमीटर ग्रेविटी में मूव करने पर वर्क डन होता है, उन दोनों का रिलेशन ये रहा, ओके गाइस। नाउ अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सिंपल जिस पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो करते हैं, और एक इसमें आपको जो कार्टेशियन फॉर्म में भी क्वेश्चन हो सकते हैं। किस में हो सकते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ऑल दो वो डॉट प्रोडक्ट में हमने कर लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा आप। Now work done in terms of rectangular components. वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो देखिए आप लोग, इफ फोर्स F का जो वेक्टर फॉर्म है वो आपका Fx i कैप
एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप है, यानी कि उसके हमको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ओके, एक्स डायरेक्शन में फोर्स इतना, वाई डायरेक्शन में इतना, जेड डायरेक्शन में इतना है। एंड डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर जो है, या डी कह सकते हैं कुछ लोग, तो वो आपका ए एक्स या एस एक्स जो भी आप कहें उसको सिंबल वाइज जैसा बोले, एस एक्स आई कैप, एस एक्स एस वाई जे कैप और एस जेड के कैप है। देन वर्क डन कुछ नहीं, आपको वर्क डन जो होता है वो एफ डॉट एस होता है। ओके गाइस, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, आपको पहले करवा रखी ये चीज़ें वेक्टर वाले चैप्टर में। एफ जेड के कैप डॉट एस एक्स आई कैप एस वाई जे कैप एस जेड के कैप, इन दोनों को वैल्यू पुट करके आई वाले कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे से करना है, के वाले को के से करना है, प्लस माइनस को भी कंसीडर करना है। ओके, अगर है तो एफ एक्स इंटू एस एक्स। ओके, क्रॉस नहीं है ये, डॉट ही ऐसे समझे, लेकिन आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई मल्टीप्लाई बाय एफ जेड एस जेड। ओके, तो इन तीनों का जो सम होगा वो हमारे पास क्या दे देगा, टोटल वर्क डन देगा। सिंगल वैल्यूड आंसर आएगा, जो भी टोटल करेंगे तो न्यूमेरिकली एक मैग्नीट्यूड आएगा। मैं आपको इसका क्वेश्चन लेता हूँ एक। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे। मतलब ये हुआ कि अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे रखा है तो आई वाले कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करना, वाई वाले को वाई से, जेड वाले को जेड से, और जो भी है उन सबको सम करके जो आंसर आएगा वो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म से निकाला गया आंसर रहेगा। ओके गाइस, नाउ वी विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। सो दो क्वेश्चन लेते हैं अलग अलग, एक कार्टेशियन फॉर्म का, एक नॉर्मल। इफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज एफ इक्वल्स टू आई कैप 5j कैप और 7k कैप एंड डिस्प्लेसमेंट एस इज, फोर्स दे रखा आपको आई कैप एफ इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। ओके गाइस, एंड डिस्प्लेसमेंट एस दे रखा आपको 6i कैप प्लस 9k कैप। ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि इसमें जे कंपोनेंट नहीं है डिस्प्लेसमेंट में। क्वेश्चन ये है, इफ देन फाइंड वर्क। ओके, फोर्स किस में है, न्यूटन में है, और ये किस में है, मीटर में है। देन हम जानते हैं कि W इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ डॉट एस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने का है। W इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप मल्टीप्लाई बाय, डॉट करना है 6i प्लस जे नहीं है तो 0j लिख देता हूँ मैं एक बार आपके लिए, 9k कैप। आई को आई से करना है, जे को जे से करना है, के को के से करना है। ओके गाइस, तो 1 यहाँ पर है, 1 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 9। जो कंपोनेंट नहीं है उसका रिजल्ट में कोई रोल नहीं रहता है, इधर है और इधर नहीं है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर 0 हो जाएगा। 6 प्लस 9 7 जा 63, तो ये आपका आंसर आ गया 69 जूल। ओके गाइस, वर्क डन इज 69 जूल। समझ में आ गया, कार्टेशियन फॉर्म का ये क्वेश्चन है। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। इफ अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन रोड is stopped by applying the force of 200 Newton up to distance 10 meter, then what is work done to stop the cyclist? ओके गाइस,
ये थोड़ा सा आपके लिए सोचने वाला है कि साइक्लिस्ट मूव हो रहा है और उसको स्टॉप करने वाला फोर्स उससे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके गाइस, तो जैसे ये कोई बंदा मूव कर रहा है, ओके, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, उसको रोकने वाले फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा। ओके गाइस, तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल देखा जाए एस और एफ के बीच में, तो एंगल कितना है 180 डिग्री। स्टॉप करने वाला फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स नेगेटिव लेते हैं हम लोग, वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो सिंस W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा होता है, यहाँ पर डब्ल्यू एफ कितना आपका 200 न्यूटन, ओके, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना 10 मीटर, और कोस कितना है 180 डिग्री। कोस 180 -1 होता है, तो 200 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय -1 सोल्व करेंगे तो -2000 जूल आपका आंसर आ गया। मैग्नीट्यूड काउंट करें आप लोग तो केवल कि जो आंसर है वो 2000 जूल है। कितना है 2000 जूल। और यहाँ पे पता चल रहा है कि ये कौन सा है, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का सीधा सा मीनिंग ये होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, जिधर मोशन है उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। वर्क कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट पॉजिटिव नेगेटिव किस वजह से आ रहा है, इस एंगल की वजह से आ रहा है। ओके गाइस, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा जो प्रैक्टिस के लिए आप करें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैप्टर 6 स्टार्ट हो चुका है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।